वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का फुल लेंथ टेस्ट एमपीपीसीएस प्री 2026 जो कि 26 अप्रैल को है, एकदम रियल एग्जाम जैसा ऑफिशियल पेपर आता है सेम वैसा ही ये पेपर है। आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, ये आपको हम पीडीएफ के फॉर्म में भी दे देंगे, वो एमआर शीट के साथ मिल जाएगा। नंबर पे कांटेक्ट करके पूरे फुल लेंथ टेस्ट मॉक्स जरूर लगा लीजिएगा ताकि इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। एकदम रियल एग्जाम जैसा टाइमर लगा के 2 घंटे का आराम से बैठ के लगाइए। फुल एक्सप्लेनेशन भी हम देंगे, कितने आप सही कर पाएँ कितने गलत, और पूरे सिलेबस का निचोड़ आपको टेस्ट सीरीज के थ्रू हम प्रोवाइड करेंगे। तो देर मत करिए, तुरंत इसको लेके प्रैक्टिस करिए। पहला सवाल आपके सम्मुख है। ये टेस्ट आपको सारे हमने स्टेटमेंट वाइज इसलिए रखे हैं ताकि पूरे 100 नंबर का जो पेपर है वो आपको पूरे सिलेबस का निचोड़ हम रिवाइज करवा सकें, है ना। इसलिए इसका उद्देश्य जो है आपको देने का यही है। तो प्लीज़ इसको देखिएगा अच्छे से। सबसे पहले गलत पूछ रहे इसमें 2011 के राम जेठमलानी मामले में अनुच्छेद 31 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से संबंधित प्रावधान है, कह रहे हैं। 2013 के नमित शर्मा मामला में व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा के संबंध में प्रावधान है। LIC ऑफ इंडिया के 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया था कि प्रस्तावना संविधान का जो है अभिन्न अंग है, यानी इंटीग्रल पार्ट है। गलत कौन सा है? तो राम जेठमलानी केस 2011 का है, बिल्कुल सही है। इसमें कंटेन करता है या ये इसमें प्रोविजंस है सुप्रीम कोर्ट की पावर के अंडर आर्टिकल 31 नहीं 32, यानी जो रिट पावर है ना आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट की, उससे संबंधित मामले राम जेठमलानी केस में दिए हैं। बाकी नमिता शर्मा केस 2013 ठीक है, इसमें प्रोविजन है इंडिविजुअल लिबर्टी और डिग्निटी के। LIC ऑफ इंडिया केस में इंटीग्रल पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर, यानी प्रियम्बल जो है इंटीग्रल पार्ट है संविधान का। ठीक है, तो पहला गलत, यहाँ 32 होना चाहिए। क्वेश्चन 2 में गलत की पहचान करनी है। कह रहा है वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला जो प्रस्ताव है संसद के किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है, अर्थात सदन में उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति एवं मतदान का बहुमत। वित्तीय आपात की घोषणा को घोषित तिथि के 3 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य होता है, कह रहा है। यदि वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कर रहा है, इसकी घोषणा के दौरान यदि लोकसभा विघटित हो जाए अथवा 2 माह के भीतर इसे मंजूर करने से पूर्व लोकसभा विघटित हो जाए तो यह घोषणा पुनर्गठित लोकसभा की प्रथम बैठक के बाद 30 दिनों तक प्रभावी रहेगी, परंतु इस अवधि में इसे राज्यसभा की मंजूरी मिलना आवश्यक है। एक बार चाहे तो वीडियो को पॉज करके फिर से ध्यान से पढ़ के एक बार सोचिए और समझिए कौन सा गलत है। तो यहाँ पे आसान है, आप अगर थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर डिक्लेयर करनी है आपको, है ना, तो आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए होगी, है ना, 2 मंथ्स ऑफ इट्स डिक्लेरेशन, है ना, विद इन 2 मंथ्स। जब डिक्लेयर करो 2 महीने के अंदर आपको परमिशन चाहिए, 3 महीने में। चलो अगला, इसमें भी इनकरेक्ट बताना है। प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज इन ए स्टेट, द प्रेसिडेंट एक्वायर द फॉलोइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स, यानी किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया तो राष्ट्रपति को कौन से खास अधिकार मिल जाते हैं, इसके संबंध में गलत बताना है। कह रहे वह राज्य सरकार के मामलों को अपने हाथ में ले लेता है और राज्यपाल और उनके कार्यकारी अधिकारियों की शक्तियों को ग्रहण कर लेता है। वह घोषणा कर सकता है कि संसद राज्य जो है राज्य विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग करेगी। वह राज्य के किसी भी निकाय या प्राधिकरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित करने सहित सभी आवश्यक कदम उठा सकता है। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है, यानी व्हेन प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड इन अ स्टेट द प्रेसिडेंट डिसॉल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय गवर्नर। तो बहुत ही आसान है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय गवर्नर नहीं होती, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है CM। तो यही गलत था। चलो 4 पे देख लेते हैं, इसमें सही नहीं, इसमें भी गलत की पहचान करनी, कौन सा गलत है। कह रहे हैं द टर्म वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य, इसका आशय है कि राज्य द्वारा देश की अधिकतम जनसंख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट में उदारवाद और समाजवाद को अंतर्निहित करने का प्रयास किया जाता है, जैसा कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रदत्त राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। कल्याणकारी राज्य के अनुसार राज्य जो है लोगों के कल्याण के लिए एक सामाजिक व्यवस्था का संवर्धन करेगा, जिसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय शामिल होगा। तो बहुत ही आसान है, वेलफेयर स्टेट देखेंगे आप संविधान के पार्ट 3 में, थोड़ी 3 में तो फंडामेंटल राइट है, DPSP है वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट, यानी पार्ट 4 में है। ये किस में है? पार्ट 4 में। बाकी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और बहुत ही बेहतरीन स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन 5 में आ जाते हैं। कह रहे दोहरी व्यवस्था यानी जो ड्यूअल सिस्टम होता है, जिसके बावजूद भारत का संविधान कनाडा की तरह एकल नागरिकता व्यवस्था को अपनाता है।
संघ सूची में यानी यूनियन लिस्ट में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे वे विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों को साझी दिलचस्पी में आते हैं। राज्य सूची में पुलिस है, व्यापार है, वाणिज्य है, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय आते हैं। स्टेट लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट ऑफ प्रोविंशियल एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। तो यहाँ पे गलत की बात करें अगर तो आप देखेंगे तो जो आपका एक तरह से एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियन है, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन यानी शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, ये सब आपका किस में आता है? कंकरेंट लिस्ट में आता है। ये किस में आता है? कंकरेंट लिस्ट में आता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। 6 में आपको गलत की पहचान करनी है। कौन सा गलत हो जाएगा? भारत की संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री नाम मात्र का कार्यकारी होता है, यानी जो है प्राइम मिनिस्टर जो है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार, उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिनिस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। इवॉर जेनिंग ने संसदीय प्रणाली को कैबिनेट प्रणाली कहा क्योंकि इसमें कैबिनेट शक्ति का केंद्र होता है। संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि कैबिनेट संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? भारत की संसदीय प्रणाली में आप देखेंगे जो राष्ट्रपति होता है या यूं कहें तो प्रेसिडेंट जो होता है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव या नाम मात्र का कार्यकारी होता है। भाई मेन पावर तो पीएम के पास ही है, ठीक है, वो तो रियल एग्जीक्यूटिव है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। यहाँ पे भी आपको गलत बताना है, तो ध्यान से इस स्टेटमेंट को पढ़िए, वीडियो को पॉज करके। कह रहा मौलिक कर्तव्य अदालतों को किसी कानून की संवैधानिक वैधता की जांच करने में सहायता करते हैं। भाई फंडामेंटल ड्यूटी असिस्ट द कोर्ट इन एग्जामिनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ। 1998 में गठित वर्मा समिति का उद्देश्य प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान में मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए एक रणनीति और कार्यप्रणाली विकसित करना और सभी स्कूलों में इन कर्तव्यों को पढ़ाने के लिए एक विश्वव्यापी कार्यक्रम शुरू करना था। आपातकाल के दौरान 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया है, यानी फंडामेंटल ड्यूटी को कह रहा पार्ट 4 में डाला है। तो बहुत ही आसानी से आप बता सकते हो यहाँ पे गलत कि फंडामेंटल ड्यूटी ठीक है भाई इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आई, पर पार्ट 4 में नहीं है, ये पार्ट 4A में ऐड करी गई थी। ठीक है, पार्ट 4 में तो डीपीएसपी हो जाएगा। क्वेश्चन 8 पे आते हैं। ये है आपका क्वेश्चन 8 के 4 स्टेटमेंट, यहाँ पे आपको इसको पढ़ना होगा अच्छे से। कह रहा भाग 4 का अनुच्छेद 44 बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। मुफ्त कानूनी सहायता अनुच्छेद 39A का प्रावधान भारतीय संविधान में 42 संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 ने अनुच्छेद 45 की सामग्री को बदल दिया और प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार बना दिया। यहाँ पे गलत की बात करें अगर तो कौन सा है भाई? तो यहाँ है पार्ट 45 जो मतलब आर्टिकल 45 जो है वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन जो कि पार्ट 4 में है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 21A में भी दिया है। फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें पार्ट 3 में। 44 में तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है भाई, यूसीसी की बात करता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इसमें आपको गलत बताना है। भारत के संविधान की जो 5वीं अनुसूची है, 5th शेड्यूल है, इसके तहत खनन के मकसद से आदिवासी जमीन का प्राइवेट पार्टियों को ट्रांसफर शून्य और शून्य घोषित किया जा सकता है। यानी 5th शेड्यूल के अंतर्गत कह रहा है ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग पर्पस कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। तभी तो लद्दाख कह रहा है 5th शेड्यूल में डाल दो। संवैधानिक उपायों में अधिकार प्रेक्षा को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है भाई, यानी जो कोवरेंटोरिस्ट है उसको पोस्टमार्टम कहते हैं। पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार 24 अगस्त 1946 को घोषित की गई थी। फर्स्ट इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट वॉज डिक्लेयर्ड ऑन 24 अगस्त 1946। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो यहाँ कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इसमें गलत की पहचान करनी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312, इसमें अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है भाई, ऑल इंडिया सर्विसेज दी हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 सभी नागरिकों को अंतःकरण धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति जो है उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, यानी द फर्स्ट टेम्परेरी डेप्यूटी चेयरमैन वाइस चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज फ्रैंक एंथोनी। तो यहाँ पे आपको गलत बताना है, तो गलत कौन सा है भाई? तो देखो 312 ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज दी हुई हैं। आपके लिए एक सवाल है, कितने टाइप की ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं? कमेंट में प्लीज़ इसका उत्तर आप दीजिए, ये सवाल पूछा गया है। देखिए आर्टिकल जो 25 है इसमें आपको मिलता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। किसमें मिलता है? आर्टिकल 25 में।
और 26 की बात करें, 26 में तो है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। इसमें आपको गलत की पहचान करनी है। 27 जनवरी 2024 से उत्तराखंड में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू हो गई है। उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन गया है जहां पर यूसीसी लागू हुआ है। जनवरी 2019 में 125वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 को वित्त आयोग और संविधान की 6ठी अनुसूची से संबंधित प्रावधानों में संशोधन के लिए राज्यसभा में पेश किया गया था। और 2019 का 124वां संविधान संशोधन विधेयक शैक्षणिक संस्थानों और रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण यानी 10% रिजर्वेशन देता है, ईडब्ल्यूएस को। 124 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2025 से ये लागू हुआ है ना, उत्तराखंड में यूसीसी। ठीक है। क्वेश्चन 12 में गलत की पहचान करनी है। अनुच्छेद 313 2 या 313 क्लॉज 2 का या ए। इसके अनुसार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य कभी भी राज्यपाल को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति यानी राज्यपाल नहीं पद से उसी आधार पर हटा सकते हैं जिन आधारों पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाया जाता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा कर्मचारियों की संख्या एवं उनकी सेवा शर्तें राज्यपाल के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे आर्टिकल 316 में दिया है 2 क्लॉज ए, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन या एमपीपीएससी में बी रिजाइन टू एनी टाइम बाय एड्रेसिंग देयर रेजिग्नेशन टू गवर्नर। ठीक है, आर्टिकल 316 के थ्रू। क्वेश्चन 13 में गलत की पहचान करनी है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति का विशेष प्रावधान है। पहली बार मध्य प्रदेश में 30 अप्रैल 1977 से 23 जून 1977 तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। दूसरी बार मध्य प्रदेश में 17 फरवरी 1980 से 9 जून 1980 तक राष्ट्रपति शासन लगा। तीसरी बार 15 दिसंबर 1992 से 6 दिसंबर 1993 तक लगा। इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट रूल कई बार पूछा गया है, कब लगा, कितनी बार लगा, तो इसको आपको याद रखना चाहिए, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ये। तो जो मध्य प्रदेश में आप देखेंगे मुख्यमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति का विशेष प्रावधान है ना। क्या है? मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की सलाह पे राज्यपाल द्वारा, है ना, गवर्नर द्वारा, राष्ट्रपति नहीं, यहाँ राज्यपाल कर लो, बाकी ठीक है। 14 में गलत की पहचान करनी है। कौन सा गलत हो जाएगा? कह रहा है सार्वजनिक क्लाउड इंटरनेट पर कंप्यूटिंग, भंडारण, नेटवर्क विकास और तैनाती, वातावरण और एप्लीकेशन जैसे संसाधन प्रदान करते हैं। भाई, सार्वजनिक क्लाउड का स्वामित्व और संचालन गूगल्स क्लाउड जैसे तृतीय पक्ष क्लाउड सेवा प्रदाताओं के द्वारा किया जाता है। पब्लिक क्लाउड का उपयोग कोई भी व्यक्ति इंटरनेट की सहायता से कर सकता है और केवल रिसीवर ही पब्लिक क्लाउड में डेटा स्टोर और एक्सेस कर सकता है, यानी ओनली रिसीवर कैन स्टोर एक्सेस डाटा इन पब्लिक क्लाउड्स। तो पब्लिक क्लाउड्स में रिसीवर ही कर सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। पब्लिक क्लाउड जो है उसमें कोई भी व्यक्ति डेटा को स्टोर और एक्सेस कर लेगा, है ना, रिसीवर ही नहीं, कोई भी व्यक्ति कर लेगा यहाँ, है ना, तो ये गलत है बस। क्वेश्चन 15 को ध्यान से पढ़ो। ऐसे वातावरण जो कम से कम एक प्राइवेट कंप्यूटिंग वातावरण या पारंपरिक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर या प्राइवेट क्लाउड जिसमें एज भी शामिल है, इसको एक या ज़्यादा पब्लिक क्लाउड के साथ मिलाते हैं, उन्हें हाइब्रिड क्लाउड कहा जाता है। यानी इन्वायरमेंट दैट कंबाइन एटलीस्ट वन प्राइवेट कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट विथ वन और मोर पब्लिक क्लाउड्स आर कॉल्ड हाइब्रिड क्लाउड्स। हाइब्रिड क्लाउड्स आपको अलग अलग कंप्यूटिंग माहौल से रिसोर्सेज और सर्विसेज चुनने और उनका फ़ायदा उठाने की सुविधा देते हैं। हाइब्रिड क्लाउड के उदाहरणों में जीमेल, गूगल एप्स, गूगल ड्राइव्स और एमएस ऑफिस शामिल हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कौन सा गलत है, तो यहाँ देखेंगे कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। इसमें गलत की पहचान करनी है। लियो एपेस्टोल ने वर्ष 1978 में सोशल ग्राफ शब्द का प्रयोग किया था। लियो एपेस्टोल हैड कॉइन्ड द टर्म सोशल ग्राफ इन 1978। सोशल ग्राफ नामक अवधारणा को मूल रूप से सोशियोग्राम कहा जाता है। सोशल ग्राफ शब्द 24 मई 2007 को फेसबुक F8 सम्मेलन में लोकप्रिय हुआ था, जब इसे समझाने के लिए इसका उपयोग किया गया था। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? तो यहाँ पे गलत कोई नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन 17 पे आते हैं। यहाँ पे गलत की पहचान करनी है। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्रेवन ये था जिसे 1979 में बनाया गया था। क्रेवन बनाने का श्रेय रशियन क्रे रिसर्च कंपनी को जाता है। सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में उनके बड़े योगदान के लिए शियोमोर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है।
तो यहाँ कौन सा जो है गलत हो जाएगा? तो दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्रेवन जो है 1976 में बनाया गया था, 1976 में। ठीक है, क्वेश्चन 18 देखते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। कंप्यूटर में जो कुछ भी टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे आउटपुट कहते हैं। जो डिवाइस कंप्यूटर में डेटा सूचना डालते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है। इनपुट डिवाइस डेटा को ऐसे फंक्शन में बदलते हैं जिन्हें प्रोसेसर प्रोसेस करता है, और आउटपुट डिवाइस डेटा को प्रोसेस करता है। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ आप देखेंगे पहला गलत हो जाएगा, यानी कंप्यूटर में जो भी कुछ टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे आप आउटपुट थोड़ी कहोगे, उसे तो इनपुट कहोगे भाई, है ना। वो क्या है? इनपुट है भाई, क्योंकि आप दे रहे हो उसको। चलो क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से पढ़ो एक बार। किसी दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में बहुत से इनपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है भाई, कंप्यूटर में एक इनपुट डिवाइस एक विद्युत यांत्रिक युक्ति है जो डेटा और निर्देशों को स्वीकार करता है और उन्हें बाइनरी रूप में परिवर्तित करता है, जिसे वे कंप्यूटर द्वारा उपयोग करने योग्य बन जाते हैं। An input device in a computer is an mechanical device that accept data and instruction and convert them into binary form, making them usable by computer. A mouse is an input device also known as emergency device. तो गलत कौन सा हो जाएगा भैया? तो माउस जो देखोगे आप एक इनपुट डिवाइस होता है, ये बिल्कुल सही है, जिसे आप एक तरह से पॉइंटिंग डिवाइस कह सकते हो, इमरजेंसी डिवाइस नहीं। क्या कह सकते हो? पॉइंटिंग डिवाइस, है ना, पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल जानकारी और कमांड कैप्चर करने के लिए होता है। इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल माउस या कीबोर्ड का इस्तेमाल करके, टूल्स पर क्लिक करके या कीबोर्ड का इस्तेमाल करके कमांड देकर किया जा सकता है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI, इसके इस्तेमाल ने माउस की अहमियत है उसको बढ़ा दी है, या माउस की अहमियत बढ़ा दी है इससे। तो यहाँ आप देखेंगे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ कोई गलत नहीं है, ये तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। 1602 ईस्वी की तारीख इनमें से किस घटना से जुड़ी है भाई? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, या नन ऑफ दीज। तो 1602 की तारीख देखेंगे आप, इसमें क्या हुआ था भाई? जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की आप बात करेंगे तो ये तो बहुत लेट हुई है, 1664 में। डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, ये 1616 में हुई है। ठीक है, क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है? लाठी क्लब की स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी। इंपीरियल गजेटियर के संकलक विलियम विल्सन हंटर थे। चितरंजन दास को स्वतंत्रता पूर्व युग में भारत के भविष्य के लेनिन के रूप में जाना जाता था। तो यहाँ आप देखें कौन सा गलत हो जाएगा? लाठी क्लब लाला लाजपत राय ने नहीं, बाल गंगाधर तिलक जी ने करी थी, है ना। तो ये गलत है, किसने करी थी? बाल गंगाधर तिलक जी ने। 23 में गलत की पहचान करनी है। भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना 1915 में हुई थी। इसके संस्थापक वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय थे। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो बुक है, ये कह रहा दादा भाई नौरोजी ने 1901 में लिखी। और ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल 20% व्यय होता था। गलत कौन सा भाई? तो यहाँ देखेंगे आप 20 नहीं, ये तो बड़ी सेना रखे थे भाई। मिलिट्री फोर्स इन ब्रिटिश इंडिया कॉस्ट 40% ऑफ द टोटल सेंट्रल रेवेन्यू, है ना। 40% ये लोग मिलिट्री फोर्सेस पे खर्च करते थे। गलत बताना है भाई, लेखक और उनकी पुस्तक से संबंधित है। चंद्र प्रभ सूरी प्रभाव चरित, दांडिन सुकृत संकीर्तन, सोडुल उदय सुंदरी कथा, या इनमें से कोई नहीं। तो गलत कौन सा है भाई? तो यहाँ देखेंगे आप, जो सुकृत संकीर्तन है ये किसके द्वारा लिखी गई है? हरि सिंह ठाकुर कवि के द्वारा लिखी गई है ना। किसके द्वारा लिखी गई है भाई? अगर मैं नाम लिखूं, हरि सिंह ठाकुर, है ना, इनके द्वारा लिखी गई है, दांडिन के द्वारा नहीं। चलिए क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजशेखर द्वारा नहीं लिखी गई है? विच ऑफ द फॉलोइंग बुक हैज़ नॉट बिन रिटन बाय राजशेखर? बाल रामायण, प्रचंड पांडव, या आपका विद्व सालभंजिका, विधा सालभंजिका, बताइए। तो यहाँ आप देखेंगे इनमें से कोई नहीं, है ना, क्योंकि ये सारी पुस्तकें जो हैं किसके द्वारा लिखी गई हैं? इन्हीं के द्वारा लिखी गई हैं, है ना। एक और बहुत फेमस है राजशेखर की, काव्य मीमांसा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, काव्य मीमांसा, है ना। फिर निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हरिभद्र सूरी द्वारा नहीं लिखी गई है? विच ऑफ द फॉलोइंग बुक नॉट रिटन बाय हरिभद्र सूरी? कथा कोश, धूर्त ख्यान, सम्रादित्य कथा, या उत्तरमा चरित।
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका ये तीनों ही लिखी गई है ना, इसका ऑप्शन डी जो है ये गलत हो जाएगा। चलो 27 देख लेते हैं। 27 में आपको बताना है गलत। इतिहासकार स्मिथ ने मुगल स्थापत्य शैली को इंडो पर्शियन शैली कहा है। बलबन का मकबरा पूर्ण इस्लामिक शैली में निर्मित पहला मकबरा है। चित्रकला की विशेष शैली को कलम तुलिका या स्कूल कहा गया है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ कोई गलत नहीं होगा। 28 में गलत बताना है। राजवंश और राजधानी है। हर्यग राजवंश राजगृह, शिशुनाग राजवंश वैशाली, नंद पाटलिपुत्र, कुषाण कुरुवर। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो कुषाण राजवंश की जो राजधानी थी ये पुरुषपुर थी। कौन थी? पुरुषपुर। ठीक है। चलो 29 पे आ जाते हैं। मौर्य साम्राज्य के दौरान अर्थशास्त्र में वर्णित शासन के उपविभाग के संबंध में गलत बताना है आपको। स्थानीय 800 गांवों के ग्रुप की देखरेख करने वाला एक प्रोविंशियल हेडक्वार्टर था। द्रोणमुख 400 गांवों के ग्रुप के लिए एक सेकेंडरी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था। खारवाटिक 200 गांवों के ग्रुप को कवर करने वाली एक डिस्ट्रिक्ट लेबर यूनिट थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल यूनिट। संग्रहण सबसे छोटी यूनिट। गलत कौन सा है मौर्य साम्राज्य में? तो स्मॉलेस्ट यूनिट की अगर मैं बात करूं तो वो गांव होती थी, या ग्राम कह सकते हो, ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती थी। संग्रहण की अगर बात करें 10 गांवों के ग्रुप की सेवा करने वाला सब डिस्ट्रिक्ट है ना, 10 गांव आते थे इसके अंतर्गत, सब डिस्ट्रिक्ट होता थे। 10 गांवों की सेवा करने, यहाँ आ जाएगा 10 गांवों की सेवा करने वाला एक सब डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। इसमें गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। लघु शिलालेख और स्थान है, यानी अशोक के माइनर रॉक एडिक्ट के बारे में है। जैसे एरोरा लघु शिलालेख सीहोर मध्य प्रदेश, और उड़ेगोलम लघु शिलालेख बेल्लारी कर्नाटक, जतिन रामेश्वर लघु शिलालेख चित्रदुर्ग कर्नाटक, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा गलत हो जाएगा भाई, ये आपको बताना है। देखिए एरोरा लघु शिलालेख की अगर बात करें तो ये तो मिर्ज़ापुर में है ना, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में है। और सिहोरा मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा पंगुरडिया लघु शिलालेख, है ना, ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है। ये दोस्तों आपका क्विज़ है। अगर आप क्विज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो 2500 मोस्ट एक्सपेक्टेड सवालों का क्विज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। ये साथ में आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। इसमें आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज़ और क्विज़ के अगर आप सवालों को लगा लेंगे तो लगभग 50% सवालों को आप यहाँ से हल कर पाएंगे। चलिए, और ये या तो हमारे ऐप में भी आपको मिल जाएगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज फुल एक्सप्लेनेशन, रैंकिंग भी उसमें आपको मिलेगी। डिस्काउंट भी चल रहा है अभी, आप जाके उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सही विकल्प का चयन करना है। जैन ग्रंथ और रचनाकार हैं कल्पसूत्र नेमीचंद्र, परिशिष्ट प्रवर्तन हेमचंद्र, श्याद या श्यादव मंजरी भद्रबाहु, द्रव्य संग्रह मल्ली सेन। यहाँ सही कौन सा है? तो यहाँ आप देखेंगे जो परिशिष्ट पर्वन है ये हेमचंद्र द्वारा लिखी गई है, ये बिल्कुल सही है। कल्पसूत्र जो है ये भद्रबाहु ने लिखी है। कल्पसूत्र किसकी? भद्रबाहु की। और श्यादव मंजरी की बात करें अगर तो ये मल्ली सेन ने हो जाएगा। द्रव्य संग्रह आपका नेमीचंद्र हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 32 में गलत की पहचान करनी है। महाबोधि मंदिर बोधगया बिहार, धामेक स्तूप सारनाथ उत्तर प्रदेश, सांची स्तूप सांची मध्य प्रदेश, और घोषित राम विहार सूरत गुजरात। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे घोषित राम विहार जो है ये आपको देखने को मिलेगा कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश। चलो क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। 33 में कह रहा है गलत कौन सा है। शहर और नदियाँ, होशंगाबाद नर्मदा नदी, रीवा बिछिया नदी, पुनासा ताप्ती नदी, हंडिया सोन नदी। कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे हंडिया जो है ये आपका नर्मदा नदी के तट पे है ना, यहाँ क्या होना चाहिए? नर्मदा नदी। 34 पे आ जाते हैं। वाटरफॉल्स हैं, इसमें आपको गलत बताना होगा यहाँ पे कौन सा गलत है। जैसे दूधधारा जलप्रपात गुना, मंदार जलप्रपात खंडवा, राहतगढ़ जलप्रपात सागर, और झाड़ी दहा जलप्रपात इंदौर। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? जो आप देखेंगे दूधधारा नहीं, ये है आपका दुग्धधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पे है। ठीक है भाई, इसमें कन्फ्यूजन भी हो जाता है। एक आप दूध सागर जलप्रपात देखने को मिलेगा गोवा में मांडवी नदी पे ना, ये दुग्धधारा है। तो दूधधारा कई बार बोलते हैं, दुग्धधारा एमपी में बोल देते हैं नर्मदा नदी पे। ठीक है,
चलो क्वेश्चन नंबर 35 में गलत की पहचान करनी है। नर्मदा सोन घाटी का निर्माण भूगर्भिक हलचलों के कारण भ्रंशों में हुआ है। नर्मदा सोन नदियों की विषम स्थलाकृतियों से प्रवाहित होने के कारण एवं उच्चावच में भिन्नता के कारण नदियों ने अनेक जलप्रपातों का निर्माण किया है। इस भ्रंश के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। नर्मदा सोन नदी घाटी राज्य का सबसे ऊंचा भूभाग है। कौन सा यहाँ गलत हो जाएगा? तो नर्मदा आप देखेंगे सोन नदी जो घाटी है उसका सबसे ऊंचा नहीं, निचला भूभाग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। मध्य प्रदेश के मध्य उत्तरी भाग में फैला हुआ विस्तृत क्षेत्र बुंदेलखंड का पठार प्रदेश कहलाता है। बुंदेलखंड पठार की औसत ऊंचाई उत्तर में लगभग 150 मीटर से लेकर दक्षिण में 800 मीटर है। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्धा बाबा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1172 मीटर है। पूरे बुंदेलखंड पठार का लगभग 30% भाग जो है वन आच्छादित है। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? बुंदेलखंड पठार 150 से आप देखेंगे 400 मीटर तक है ना, इससे ऊपर नहीं, 800 नहीं 400। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में गलत की पहचान करनी है आपको। सतपुड़ा श्रेणी की पश्चिम भाग में स्थित पर्वतीय क्षेत्र को मैकाल का पठार कहा जाता है। मैकाल पठार की जो औसत ऊंचाई है लगभग 600 मीटर है। मैकाल पठार के उत्तर से दक्षिण दिशा में फैले पर्वतीय भाग को मैकाल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। मैकाल श्रेणी या मैकाल पर्वत श्रेणी में अमरकंटक स्थित है, जहाँ से नर्मदा, सोन एवं जोइला नदियों का उद्गम होता है। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? सतपुड़ा श्रेणी के आप देखेंगे पश्चिम भाग में नहीं, पूर्वी भाग में जो है मैकाल पठार है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। 38 में गलत की पहचान करनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार दौर में सबसे अधिक शहरी आबादी है, या 2011 की जनगणना में आप देखेंगे कह रहा है इंदौर हैज़ हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति आबादी वाला जिला धार है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति आबादी वाला जिला भिंड है। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ कोई गलत नहीं है, तीनों ठीक है। 39 में गलत की पहचान करनी है। एक जिला एक उत्पाद से संबंधित, जैसे पन्ना जिला संतरे के लिए, बड़वानी जिला अदरक के लिए, सीधी जिला दरी कालीन के लिए, ग्वालियर जिला जो है सैंडस्टोन टाइल्स के लिए, सैंडस्टोन टाइल्स। कौन सा यहाँ मैच नहीं कर रहा है आपको बताना है। तो यहाँ आप देखेंगे पन्ना जिला जो है ये तो आप आंवला कह सकते हो, है ना, आंवला, संतरा नहीं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे संतरा नहीं होगा, आंवला हो जाएगा। 40 में कह रहा है मवासी जनजाति इनमें से किस जिले या पर्वत श्रृंखला या पठार में रहती है? कौन सी जनजाति? मवासी जनजाति। तो मवासी जनजाति इनमें से कहाँ रहती? तो ये छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती है, छिंदवाड़ा में। 41 में गलत की पहचान करनी है। सहरिया मध्य प्रदेश राज्य का एक जातीय समूह है। सहरिया जनजाति के लोग खुद को भील जनजाति का छोटा भाई मानते हैं। सहरिया जनजाति राजस्थान के शाहबाद के जंगल के मूल निवासी हैं। कौन सा गलत है भाई यहाँ पे? तो यहाँ भी कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी। यहाँ पे गलत बताना है भाई, मध्य प्रदेश की फॉरेस्ट रिपोर्ट के आधार पर सवाल है। मध्य प्रदेश में पहाड़ी जिलों की संख्या जो है वो 2 है। मध्य प्रदेश में आदिवासी जिलों की संख्या 24 है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो मध्य प्रदेश में आप देखेंगे जो पहाड़ी जिलों की संख्या है वो 2 नहीं है, वो 0 है, कोई पहाड़ी जिला नहीं। 43 में गलत की पहचान करनी है आपको। गोंड जनजातियाँ मुख्य रूप से विंध्य पहाड़ियों और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में निवास करती हैं। कोल जनजाति की उपजनजातियाँ रोहिया और रोथेल हैं। उराव जनजातियाँ मुख्य रूप से कुरुक को अपनी मूल भाषा के रूप में बोलती हैं, जो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कोई गलत नहीं है। ठीक है, चलो। अगरिया जनजाति ज़्यादातर मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किन जिले में रहती है? अगरिया जनजाति भाई बालाघाट, डिंडोरी, मंडला या गुना? तो अगरिया जनजाति जो है ये बालाघाट है, डिंडोरी है और मंडला, यहाँ पे रहती है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 45 देख लेते हैं, इसमें भी गलत की पहचान करनी है आपको। मध्य प्रदेश में राज्य अन्नपूर्णा योजना वर्ष 2002 में शुरू की गई। राज्य अन्नपूर्णा योजना का जो उद्देश्य है उन वरिष्ठ नागरिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना था जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। मध्य प्रदेश में सामूहिक विवाह योजना जो है वर्ष 2006 में शुरू की गई थी। सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करना था।
तो यहाँ आप देखेंगे कौन सा गलत है। तो अन्नपूर्णा योजना जो है ये 2002 में नहीं, सन 2000 में आई है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाते हैं। मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना साल 2003 में शुरू हुई थी। मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना राज्य के बेरोजगार SC ST युवाओं के लिए शुरू की गई थी। तो यहाँ कौन सा सही है? तो ये दोनों ठीक हो जाएंगे। चलो 47 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। कह रहा है टंट्या भील स्वरोजगार योजना या तात्या भील सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम 2013 में शुरू हुई। तात्या भील स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य आदिवासी युवाओं को नया व्यवसाय स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करना था। तात्या भील स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वे सभी मध्य प्रदेश के आदिवासी युवा आते हैं जिनकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा है तथा जिनकी आयु 18 से 40 है। तात्या भील स्वरोजगार योजना में पारंपरिक कला कार्य को चुनने वाले आवेदकों के लिए किसी शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये चारों भी ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 48 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है आपको। मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों और 5 फसल क्षेत्रों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र शहडोल जिले में स्थित सोहागपुर कोयला क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सिंगरौली कोयला क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले को लाइम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा सही है। तो यहाँ 1 2 3 सही है, चौथा गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो कटनी जिला है, कौन सा कटनी जिला, उसको लाइम सिटी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे होना चाहिए था कटनी जिला। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको गलत बताना है। मध्य प्रदेश बजट के संबंध में सवाल है। लेटेस्ट बजट है 2025-26 का। मध्य प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप नीति 2025 लागू की है, जिसके अंतर्गत 5000 स्टार्टअप जो है स्थापित होने की संभावना है। मध्य प्रदेश सरकार ने 17 दिसंबर 2024 से 26 दिसंबर 2024 तक की अवधि को पूरे राज्य में जन कल्याण पर्व के रूप में मनाया है। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के 287 में से 282 पॉइंट्स को सफलतापूर्वक लागू करके राज्य जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पहले स्थान पर है। तो यहाँ सही कौन सा है, मतलब गलत आप देखेंगे तो यहाँ 5000 नहीं 10,000 स्टार्टअप जो है स्थापित करे जाएंगे। फिर इसमें 50 में गलत की पहचान करनी है। बजट 2025-26 के संदर्भ में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट विकसित मध्य प्रदेश 2047 तैयार किया है। विकसित मध्य प्रदेश 2047 विजन के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2047 तक राज्य की पर कैपिटा सालाना इनकम को मौजूदा लेवल से बढ़ाकर 21 लाख रुपए करने का टारगेट रखा है। विकसित भारत या विकसित मध्य प्रदेश 2047 विजन के तहत मध्य प्रदेश सरकार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को 2 ट्रिलियन या 250 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाना चाहती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे गलत, तो गलत आपको देखने को मिलेगा बी वाला। 21 लाख रुपए नहीं 22 लाख रुपए करने का टारगेट रखा है। कितना? 22 लाख। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित सवाल है। मध्य प्रदेश ने 2027-28 तक राज्य के जो सकल घरेलू उत्पाद है उसको दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक विकसित भारत की संकल्पना के अनुरूप विकसित मध्य प्रदेश के रूप में राज्य जो है अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करेगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मध्य प्रदेश का प्रचलित भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 15,03,10,00,000 करोड़ तक पहुंच गया है। 2023-24 के 13,53,809 करोड़ की तुलना में 11.5% की वृद्धि दर्शाता है। कौन सा गलत है? तो यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि 2028-29 यहाँ होना चाहिए था, है ना। 2028-29 तक ये 2 गुना करने का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 52 में गलत की पहचान करनी है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है 2024-25 में 44.55% से घटकर 44.36% हो गया है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 2024-25 में 31.10% से घट के 30.90 हो गया है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पशुधन क्षेत्र का योगदान 2024-25 में 7.42% से बढ़ के 7.45 हो गया है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो इनमें से यहाँ कोई गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। मध्य प्रदेश ने पहली बार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की अवधारणा को लागू किया है। अब तक मध्य प्रदेश के जिलों में 5 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में कुल 6 ऑपरेशनल सेज हैं, जिनमें से इंदौर,
सेज एक मल्टी प्रोडक्ट सेज है, जबकि बाकी 5 सेज आईटी हैं या आईटी सेक्टर में काम करते हैं। 1986 से 2014 तक मध्य प्रदेश में लगभग 49% रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण किया गया था। मध्य प्रदेश में शेष 51% रेल नेटवर्क का वर्ष 2014 से 23 तक विद्युतीकरण किया जा चुका है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अब ये गलत हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में अब तक 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित हो चुके हैं। कितने? 7। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। 54 में बताना है आपको गलत कौन सा होगा। केंद्रीय सरकार के द्वारा केंद्रीय बजट 2022-23 में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की अवधारणा की घोषणा की गई थी और इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य के 57 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। वोकल फॉर लोकल अभियान की भावना में मध्य प्रदेश राज्य के 57 स्टेशनों पर लोकल प्रोडक्ट को प्रमोट करने वाले वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल खोले गए हैं। मध्य प्रदेश के लोगों को 1 अप्रैल 2024 को अपनी पहली वंदे भारत ट्रेन प्राप्त हुई है। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? तो 1 अप्रैल 2023 को ये प्राप्त हुई है, ये गलत हो जाएगा। 55 में गलत की पहचान करनी है। खनिज से संबंधित संस्था का नाम और उसका वर्ष कब स्थापना हुई। जैसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, खान ब्यूरो यानी जो माइनिंग या इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड। गलत कौन सा मैच कर रहा है ये बताना है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की बात करें तो इसकी स्थापना 1851 में हुई थी, ठीक है, न्यू दिल्ली में। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, 56, ठीक है। इसमें आपको गलत की पहचान करनी होगी। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मृदा अपरदन वाला जिला जो है वो झाबुआ है। मध्य प्रदेश में लेटेराइट मृदा का मुख्यतः विस्तार जो है छिंदवाड़ा, बैतूल और सिवनी जिले में है। मध्य प्रदेश में लाल पीली मृदा छिंदवाड़ा और बालाघाट जिलों के अधिकांश भूभाग पर विस्तृत है। तो यहाँ गलत आप देखेंगे कौन सा हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मृदा अपरदन वाला जिला आप देखेंगे झाबुआ ना होके ये हो जाएगा यहाँ मुरैना। यहाँ क्या हो जाएगा? मुरैना, ठीक है। 57 में गलत की पहचान करनी है। प्लास्टिक पिगमेंट में मौजूद मरकरी जैसे हैवी मेटल कैंसर पैदा करने वाले होते हैं। रेडियो एक्टिव प्रदूषण को मापने की यूनिट जो है वो रोंटगन होती है। क्या होती है? रोंटगन होती है। द मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन इज द रोंटगन। सभी तरह के प्रदूषण में सबसे खतरनाक रेडियो एक्टिव प्रदूषण है। भारत में मृदा अपरदन एक गंभीर पर्यावरणीय संकट है जिसका सबसे बड़ा कारण रील और गली अपरदन है। मतलब वो इंस्टा वाली रील नहीं है, रील और गली इरोजन। तो यहाँ गलत आप देखेंगे कौन सा है। तो यहाँ आप देखेंगे गलत हो जाएगा प्लास्टिक पिगमेंट में मौजूद कैडमियम जैसी है, मरकरी नहीं, यहाँ होना चाहिए था कैडमियम, ठीक है, कैडमियम। क्वेश्चन 58 देखते हैं। इसमें गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। सूक्ष्म जीवों को सड़ने के लिए जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। भारत की सबसे प्रदूषित नदी गुजरात में जो है अमलाखेड़ी है। सल्फाइड और फ्लोराइड ग्राउंड वाटर को प्रदूषित करने वाले मुख्य तत्व हैं। आर्सेनिक ने सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी झारखंड की दामोदर नदी है ना, जो आर्सेनिक से प्रदूषित हुई है। तो यहाँ आप देखेंगे ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि आर्सेनिक है और फ्लोराइड ग्राउंड वाटर है ना, यहाँ सल्फाइड नहीं, आर्सेनिक और फ्लोराइड ग्राउंड वाटर ये उसको प्रदूषित करने वाले मुख्य तत्व हैं। और दोस्तों हमारा जो क्विज़ और टेस्ट या MPPCS 2026 की मेंस की भी तैयारी, 27 के प्रीलिम्स की तैयारी, 26 वाले की पूरी तैयारी के लिए क्विज़ है, टेस्ट है, करंट अफेयर्स है, जो भी आप लेना चाहते हैं फुल लेंथ टेस्ट ये मिल जाएंगे नंबर पे कॉन्टैक्ट करके। ये हमारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ऐप में भी मिल जाएंगे, अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलेंगे। अभी डिस्काउंट ऑफर भी बढ़ा दिया गया है, 50% कर दिया गया है। नंबर पे कॉन्टैक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं आप। गलत बताना है इसमें। भारत के संविधान का अनुच्छेद जो 50 है इसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसमें सुधार करे। अर्थ डे का कॉन्सेप्ट सबसे पहले अमेरिकी इन्वायरमेंटलिस्ट जॉन मैककॉलन ने 1969 में सैन फ्रांसिस्को में हुए यूनेस्को कॉन्फ्रेंस में पेश किया था। यूनाइटेड नेशन ने 2009 से 22 अप्रैल को इंटरनेशनल अर्थ डे मनाने का फैसला किया है। संविधान की अनुसूची 7 केंद्र और राज्यों को इन्वायरमेंट की सुरक्षा के लिए कानून बनाने का अधिकार देती है। तो भारत का संविधान का आप देखेंगे अनुच्छेद यहाँ 51A है ना, इसमें भारत के प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य होगा, यानी फंडामेंटल ड्यूटी है ये कि पर्यावरण वगैरह की रक्षा करें। 60 में गलत की पहचान करनी है। केंद्रीय खान योजना एवं डिज़ाइन संस्थान लिमिटेड, रांची झारखंड। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर कर्नाटक। केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान, जबलपुर मध्य प्रदेश।
केंद्रीय खारा जल कृषि संस्थान, चेन्नई, तमिलनाडु। तो यहाँ आप देखेंगे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये जो है आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे, ये देखने को मिलेगी चेन्नई, तमिलनाडु में, है ना। यानी यहाँ भी चेन्नई, तमिलनाडु होना चाहिए। चलो 61 में देख लेते हैं। ये पर्वत हैं, गलत बताना है, जैसे गारो, खासी, पलनी और काराकोरम रेंज। कौन सा इसमें से गलत मैच कर रहा है? बहुत ही आसान है। गारो मेघालय, खासी जयंतिया, ये सब मेघालय में ही है, नागालैंड में नहीं। पलनी तमिलनाडु, काराकोरम लद्दाख। 62 में गलत की पहचान करनी है। कह रहा है मिनमाता बांगो हसदेव परियोजना, हसदेव बांगो नदी, छत्तीसगढ़। दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर नदी, झारखंड, पश्चिम बंगाल। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सतलज नदी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। पंचेत परियोजना, दामोदर नदी, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ गलत की मैं बात करूँ अगर, तो गलत आपको देखने को मिलेगा। पंचेत परियोजना जो है ये दामोदर नदी, झारखंड में है ना, ये गलत हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं। इसमें गलत की पहचान करनी होगी। दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला। दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, कैस्पियन सागर। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील या लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कह सकते हो। चलो अगला ये है नवीनतम कृषि डाटा 2025 पे बेस सवाल है, इसमें गलत बताना होगा आपको। कह रहा भारत जो है दुनिया में भिंडी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, आम का जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश है और नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो यहाँ गलत कौन सा है भाई? तो कोई गलत नहीं है, भिंडी, आम, नींबू तीनों में ही भारत प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेटेस्ट एग्रीकल्चर डाटा पे बेस्ड है ये। कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा कुल पोषक तत्व, कदन, कुल तिलहन, बाजरा, जौ उत्पादक राज्य है ना, लेटेस्ट एग्रीकल्चर डाटा के अकॉर्डिंग। ट्री, मिलेट, ऑयल सीड, बाजरा और बार्ले प्रोडक्शन में। तो इसमें कौन है भाई? राजस्थान हो जाएगा। इसमें गलत बताना है। 2011 की जनगणना के अनुकूल भारत की दशकी वृद्धि दर 17.7%, औसत वार्षिक घाती वृद्धि दर 1.64%, जनसंख्या घनत्व 328 और लिंग अनुपात 1000 पुरुषों में 943। तो यहाँ जो है गलत कौन सा हो जाएगा आप देखेंगे। भारत का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है 328 नहीं है, 382 है। कितनी है? 382। क्वेश्चन 67 में गलत की पहचान करनी है। कौन सा गलत हो जाएगा? भारत में एपेटाइट का सबसे ज़्यादा भंडार पश्चिम बंगाल में है। भारत में एस्बेस्टस का सबसे ज़्यादा भंडार राजस्थान में है। भारत में बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा भंडार मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ देखेंगे आप कौन सा गलत आपको देखने को मिलेगा। भारत में बॉक्साइट का जो सबसे ज़्यादा भंडार आपको देखने को मिलेगा वो उड़ीसा में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? उड़ीसा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 में गलत की पहचान करनी है। 2021 के आकलन की तुलना में देश के वन एवं वृक्ष आवरण में 1445.81 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। 2021 के आकलन की तुलना में देश के वन आवरण में 156.41 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 2021 के आकलन की तुलना में देश के वृक्ष आवरण में 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो ऑप्शन डी, यहाँ कि कोई गलत नहीं है, तीनों सही है। 69 में आपको गलत की पहचान करनी है। केंद्रीय बजट यानी सेंट्रल बजट के अकॉर्डिंग सवाल है। केंद्रीय बजट 2026-27 को महिला शक्ति संचालित बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें गरीब, शोषित, वंचित समुदायों पर विशेष ध्यान देने के सरकार का संकल्प जो है वो सुदृढ़ होता है, कह रहे हैं। और केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी 2026 को संसद में 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है। बजट अनुमान की अगर बात करें, कुल खर्च 53,47,315 करोड़ रुपए है। कौन सा गलत है? तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है, तीनों ठीक है। 70 पे आते हैं। यहाँ पे भी गलत की पहचान करनी है। कौन सा गलत हो जाएगा? बजट के संदर्भ में सवाल है। विदेशी क्लाउड सेवा प्रदाताओं को 2047 तक टैक्स हॉलिडे प्रदान किया जाएगा। बजट 2026-27 में वायदा और विकल्प यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को हतोत्साहित करने के लिए सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव है भाई, है ना। पर्पस टू इंक्रीज द सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स टू डिस्करेज फ्यूचर एंड ऑप्शन, क्योंकि बहुत इसमें पैसा जाता है, लोगों का नुकसान होता है। व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात की जाने वाली वस्तुओं पर टैरिफ दर को 20% से घटाकर 15% किया जाएगा। 17 औषधियों या दवाओं पर मूल सीमा शुल्क से छूट प्रदान की जाएगी। तो यहाँ गलत आप देखेंगे कौन सा हो जाएगा। तो ये 20% से घटा के 10% किया जाएगा, है ना, 10%। चलो 71 में गलत की पहचान करनी है भाई। कौन सा गलत है? आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे जो है इंडिया का 2025-26 का। वित्त वर्ष 2025 में केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्ति बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद के 11.6% तक पहुंच गई है।
गैर निष्पादित परिसंपत्तियां यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट घटकर 1.2% पर आ गई हैं, जो बहुदशकीय न्यूनतम स्तर है। 2005 से 2024 के बीच भारत का वैश्विक व्यापार निर्यात हिस्सा 1% से बढ़ के 1.8% हो गया है। तो यहाँ गलत आप देखेंगे जो एनपीए है ना, ये 1.2 नहीं, 2.2% पे आ गया है, ये गलत है बस। 72 में आते हैं, गलत की पहचान करनी है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत मार्च 2025 तक 55.02 करोड़ या 55 करोड़ 2 लाख खाते जो है खोले गए थे, जिसमें 36 करोड़ 63 लाख खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में थे। अप्रैल दिसंबर 2025 के दौरान औसत घरेलू मुद्रास्फीति 1.3% रही है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू हवाई यात्रा बाजार बन गया है। वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयर ट्रैवल मार्केट बन गया है। गलत कौन सा है भाई? तो यहाँ आप देखेंगे ये मुद्रास्फीति जो है 1.7% हो गई है ना। 73 में आते हैं, यहाँ पे भी गलत की पहचान करनी है, ये आपको पकड़ने हैं, यहाँ पे गलत कौन सा होगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग वर्ष 2019 के 66वें स्थान से सुधरकर 2025 में 38 हो गई। कृषि क्षेत्र विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन चुका है। भारत दुनिया का 7वें सबसे बड़ा निर्यातक है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कृषि क्षेत्र नहीं, जो सेवा क्षेत्र है वो एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है ना। सबसे ज़्यादा तो भाई सर्विस सेक्टर में ही एफडीआई आ रहा है। 74 में गलत पे पहचानते हैं, यहाँ गलत। भारत में आर्थिक नियोजन से संबंधित प्रयास 1938 की शुरुआत में शुरू हुए, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की थी। प्रोफेसर कृष्णन चौनिधर ने पहली बार 1913 में अपनी पुस्तक में आर्थिक नियोजन पर चर्चा की थी। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष जो थे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। तो यहाँ गलत की अगर मैं बात करूँ तो प्रोफेसर कृष्णन चेनिधर जो है पहली बार 1910 में अपनी पुस्तक आर्थिक नियोजन में चर्चा करते हैं, 1910। 75 में गलत की पहचान करनी है, तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण करता है। भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जुलाई से मार्च है, और सीमांत स्थायी सुविधा दर का जो निर्धारण है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे गलत की बात करें अगर, तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा है वो जुलाई से जून होता है, मार्च नहीं, है ना। जुलाई से जून तक चलता है ना। अकाउंटिंग ईयर जो होता है आरबीआई का अगर, तो जुलाई से जून होता है, ये आपको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है। 76 में आते हैं, गलत की पहचान करनी है। 1999 के चुनावों के दौरान पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य रोजगार सृजन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे गलत की बात करें अगर, तो चुनाव के दौरान 1999 में 1991 में प्रधानमंत्री जो थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे, ठीक है। 77 पे गलत की पहचान करनी है। न्योरी गुफाएं जो है मध्य प्रदेश की विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित एक प्राचीन गुफा मंदिर परिसर है। बैरागढ़ मध्य प्रदेश राज्य में गुना शहर का एक उपनगर है, और श्यामला पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक पहाड़ी श्रृंखला है। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो बैरागढ़ मध्य प्रदेश राज्य में आप देखेंगे जो है भोपाल शहर का उपनगर है, गुना का नहीं, यहाँ भोपाल होगा, ठीक है। 78 में भी गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत हो जाएगा? शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी को रेवा नाम दिया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लेख किया गया है कि उत्तर वैदिक काल में मध्य प्रदेश में निषाद जाति के लोग निवास करते थे। छेदी एक प्राचीन भारतीय राज्य था जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित था। तो यहाँ भी आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। 79 में गलत पकड़ना है, कौन सा गलत है? शहादत खां की मजार इंदौर, दौलत खां लोधी की कब्र बहरानपुर, और मुल्ला दो प्याजा की कब्र सीहोर, और राणो जी सिंधिया की समाधि साजपुर। तो गलत बताना है यहाँ। तो मुल्ला दो प्याजा की जो कब्र है ये आपकी सीहोर में नहीं है, ये आपकी हंडिया में हो जाएगी, हंडिया, ठीक है। 80 में आते हैं, गलत की पहचान करनी है, ध्यान से इसको भी पढ़ लीजिए एक बार, कौन सा गलत होगा। बैजनाथ महादेव मंदिर आगरा मालवा में स्थित एक निर्माण एवं जीर्णोद्धार जनरल मार्टिन अंग्रेज ने 1883 में कराया था इसका। और खजराना गणेश मंदिर इंदौर में स्थित है, इसका निर्माण रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा कराया गया था। और 52 गजा मंदिर बड़वानी जिले में स्थित है, इसमें भगवान आदिनाथ की 84 फीट ऊंची प्रतिमा स्थित है।
तो यहाँ गलत कौन सा है भाई? तो ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। 81 पे आते हैं, यहाँ गलत बताना है आपको, कौन सा गलत है। भीलों की प्रसिद्ध चित्रकला पिथौरा है, जिसके विख्यात कलाकार पेमा फात्य हैं। गोंडों की झूम कृषि को चिमाता कहा जाता है, और द भील किताब ठाकुरलाल भाराभाई नाइक ने लिखी है। तो यहाँ आप देखेंगे कौन सा गलत है। तो यहाँ भीलों की झूम की जो कृषि है, यहाँ भील होना चाहिए था, गोंड नहीं, है ना। भीलों की झूम कृषि को चिमाता कहते हैं, भील होना चाहिए। 82 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत हो जाएगा। कह रहे हैं बैगोआ के पंचायत मुखिया को मुकद्दम कहा जाता है। कोल जनजाति की पंचायत को गोहिया बोला जाता है। ऑपरेशन गोरिल्ला ग्रीन गोंड एवं कोरकू जनजाति का सामूहिक आंदोलन है। तो यहाँ पे भी देखेंगे आप, कोई गलत नहीं होगा। 83 में गलत बताना है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु यानी रिएक्टिव मेटल सीजियम। विद्युत का सुचालक अधातु टाइटेनियम। सबसे प्रबल आक्सीकारक तत्व फ्लोरीन। सबसे हल्का धातु तत्व लिथियम। तो यहाँ पे गलत की बात करें अगर, तो देखेंगे आप, विद्युत का सुचालक अधातु जो है वो ग्रेफाइट होगा यहाँ, है ना। यहाँ क्या होना चाहिए, ग्रेफाइट। 84 देखते हैं, इसमें गलत बताना है। एप्पल की शुरुआत स्टीव जॉब्स, स्टीव वेजनियाक और रोनाल्ड वेन ने 1 अप्रैल 1979 को की थी। अलीबाबा ग्रुप की शुरुआत 1999 में 18 लोगों ने की थी, जिसे चीन के हांगजो के एक पुराने इंग्लिश टीचर जैक मा ने लीड किया था। जेफ बेजोस अमेजॉन के फाउंडर हैं, जिन्होंने जुलाई 1994 में अपने सिएटल गैरेज में कंपनी शुरू की थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 अप्रैल 1976 में शुरू करी थी, ये गलत हो जाएगा यहाँ, है ना, 1979 नहीं होगा। फिर इसमें गलत बताना है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर, भारत बांग्लादेश मैत्री दिवस 6 दिसंबर, सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर, वीर बाल दिवस 21 दिसंबर। तो बहुत ही आसान है, वीर बाल दिवस को हमने घोषणा करी है कि 26 दिसंबर को मनाएंगे हर साल। 86 में गलत की पहचान करनी है। इंद्र भारत और रूस के बीच में एक्सरसाइज है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज। सूर्य किरण भारत और श्रीलंका। गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया। संप्रीति भारत और बांग्लादेश। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो सूर्य किरण एक्सरसाइज है ना, ये गलत हो जाएगी, क्योंकि इंडिया करता है नेपाल के साथ, है ना। इंडिया किसके साथ करता है, नेपाल के साथ। और दोस्तों ये हमारे क्विज टेस्ट अगर आप लेना चाहते हैं, नंबर पे कांटेक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं बचे हुए समय में पूरी तैयारी के लिए, मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो तैयारी तो आपकी हो ही चुकी है, उसको ग्रिल करना चाहते हैं, मॉक्स ही लगा लीजिए, है ना। मॉक्स जितने लगा लें, करंट अफेयर्स को रिवीजन कर लीजिए, यही हो सकता है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक अतिरिक्त नवीन ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 को प्री क्वालिफिकेशन प्रदान किया है भाई, यानी प्री क्वालिफिकेशन दिया है। हाल ही में कर्नाटक राज्य में जो आपका लिरिथियोमस कैरेंसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज की गई। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 2028 के चंद्रयान 4 सैंपल रिटर्न मिशन के लिए चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित मॉन्स मूटन क्षेत्र में MM4 नामक लैंडिंग स्थल की आधिकारिक पहचान की है। भारतीय रोबोटिक्स कंपनी एडवर्ड ने लॉजीमैट इंडिया 2026 में एलिक्स W नामक एक मेड इन इंडिया पहियों वाला ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है कर्नाटक में नहीं लॉन्च करा गया है। ये कहाँ पे लॉन्च करा गया है भाई, केरल में, है ना, केरल में करा गया है। केरलम का हो तो। 88 पे आते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में तिनसुकिया जिले के डुमडुमा में मुख्यमंत्री एती कोली दूती पात योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना को उद्देश्य असम के चाय बागान श्रमिकों को राज्य के चाय उद्योगों में उनके योगदान के सम्मान में एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान कर। इस योजना के तहत राज्य भर के स्थायी और अस्थायी चाय बागान श्रमिकों के लिए 50,000 की एक मुश्त सहायता की घोषणा की गई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला दूसरा सही है, रकम जो है 50,000 बहुत है, 5,000 की घोषणा इन लोगों ने करी है। 20 अक्टूबर 2025 को लग्जमबर्ग में हुई एक हालिया बैठक के दौरान यूरोपीय संघ के ऊर्जा मंत्रियों ने कब तक रूस से सभी तेल और प्राकृतिक गैस आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए एक मसौदा विनिमय पर सहमति व्यक्त की है भाई। तो ये करिए जनवरी 2028 तक, ठीक है। चलो इसमें सही बताना है 90 में कौन सा सही है। ब्रिटिश अकादमी ने हाल ही में भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत को ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है। बॉस्टन ग्लोबल फोरम और AI वर्ल्ड सोसाइटी ने हाल ही में भारतीय आध्यात्मिक गुरु
श्री श्री रविशंकर को वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट ने हाल ही में चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बाचलेट को इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2024 दिया है। तो करंट अफेयर से संबंधित है, यहाँ पे देखेंगे आप तीनों ठीक हैं। 91 में सही की पहचान करनी है आपको, कौन सा सही होगा। 18 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार भारत ने पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्रीथ्रोमाइसिन विकसित कर लिया है। 2 नवंबर 2025 को इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारतीय नौसेना के अत्याधुनिक संचार उपग्रह GSAT-7R का प्रक्षेपण किया है। हाल ही में नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली के शोधकर्ताओं ने बिना सर्जरी के मस्तिष्क कोशिकाओं को उत्तेजित करने वाली ग्रेफाइट कार्बन नाइट्राइड नामक नैनो सामग्री का आविष्कार किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों ठीक है। 92 पे आ जाते हैं, यहाँ पे गलत की पहचान करनी है आपको। टुवालू 14 अक्टूबर 2025 को औपचारिक स्वीकृति मिलने के बाद आधिकारिक तौर पर प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ का 90वां देश बन गया है, यानी IUCN जो है उसके में शामिल हो गया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडवाल ने अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की सिफारिश पर सितंबर 2025 में सविता भंडारी को नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है। राजिद पुनानी को हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ओडिशा की कृषांगी मेश्राम 21 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के सबसे कम उम्र के सॉलिसिटर बन गए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे गलत की बात करेंगे अगर तो ये उड़ीसा की नहीं है, वेस्ट बंगाल की है ना, पश्चिम बंगाल की। 93 पे आते हैं, इनमें सही की पहचान करनी है। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने हाल ही में वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दुनिया के दूसरे खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड बनाया है। भारत की ज्योति सुरेखा वेन्नम तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज बनी है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन हाल ही में बिग बैश लीग के साथ अनुबंध करने वाले पहले टेस्ट खेलने वाले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बने हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों ठीक है, ठीक है। 94 में बताना है सतत विकास लक्ष्य संख्या और उनके शीर्षक के संदर्भ में सही विकल्प। SDG गोल 1 हंगर फ्री वर्ल्ड यानी भुखमरी मुक्त विश्व, गरीबी समाप्त 2, अच्छा स्वास्थ्य कल्याण 3, लैंगिक समानता 4। तो यहाँ पे आप देखेंगे सही की अगर पहचान करेंगे तो यहाँ सतत विकास लक्ष्य 3 जो है ये अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 0 हंगर जो है वो किस में दिया हुआ है, गरीबी समाप्त करना है ना, मतलब 0 पॉवर्टी ये आपका 1 में है, 2 में आपका है 0 हंगर, 3 ये हो गया, 4 में आपका दिया एजुकेशन है ना, क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जेंडर इक्वालिटी की बात अगर मैं करूं तो ये किस में है, अगला ही है जस्ट 5 है ना, SDG 5। चलो क्वेश्चन नंबर 95 में सही बताना है। हाल ही में भारतीय अभिनेत्री प्रवीणा देशपांडे का 17 फरवरी 2026 को मुंबई में 60 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई हॉकी खिलाड़ी और भारत की पुरुष हॉकी टीम के पूर्व मुख्य कोच माइकल नेप्स का लंबी बीमारी के बाद 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और प्रसारक मार्क टली का 26 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ। और हाल ही में भारत और ईस्ट बंगाल के पूर्व दिग्गज फुटबॉलर इलियास पाशा का 22 जनवरी 2026 को निधन हो गया। तो यहाँ पे भी देखेंगे आप चारों सही हो जाएंगे। 96 की बात करते हैं। 96 में सही की पहचान करनी है, कौन सी सही है। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 24 अक्टूबर 2025 को औपचारिक रूप से ग्रोथ हब पहल का शुभारंभ किया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्मी खगोल विज्ञान की प्रोफेसर मानसी मनोज कसलीवाल हाल ही में पालोमर वेधशाला की निदेशक बनने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय मूल की व्यक्ति बनी है। मध्य प्रदेश के सतना जिले के यशोवर्धन मिश्रा द्वारा निर्देशित फिल्म कटहल 1 अगस्त 2025 को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म चुनी गई है। तो यहाँ भी देखेंगे आप तीनों ठीक है। 97 में देखिए, ध्यान से गलत बताना है आपको, 3 स्टेटमेंट है, वीडियो को एक बार पॉज करके आप पढ़ सकते हैं इसको। जुलाई 2025 में मुंबई में आयोजित एक समारोह में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा चलाए गए रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन के लिए नेशनल अवार्ड फॉर मोस्ट इफेक्टिव एंड ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव सम्मान प्रदान किया गया। हाल ही में मध्य प्रदेश के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा विकसित संपदा 2.0 को सार्वजनिक सेवा में प्रौद्योगिकी के परिवर्तनकारी उपयोग के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड दिया गया है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा नई दिल्ली के ली
मेरिडियन में आयोजित 9 सितंबर 2025 को। भव इंडिया ट्रैवल अवार्ड 2025 समारोह में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को बेस्ट स्टेट टूरिज्म बोर्ड अवार्ड दिया गया है। तो ये भी ठीक है। 98 पे आ जाते हैं। 98 में कह रहा है डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में 15 अक्टूबर 2025 को मध्य प्रदेश डाटा ड्रिवन हाइपर लोकल इंटरवेंशन पहल के अंतर्गत इस ऐप का शुभारंभ किया है। यह ऐप निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की सहायता से विकसित किया गया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर, ठीक है, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी इंदौर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। 23 अक्टूबर 2025 को मध्य प्रदेश राज्य ने सतत विकास लक्ष्य मूल्यांकन योजना को 2025 से 35 तक की अवधि के लिए स्वीकृति प्रदान की है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किडनी फेल होने के कारण बच्चों की मौत के बाद राज्य में कफ सिरप, कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार किले में पीएम मित्र योजना के अंतर्गत देश के पहले पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन किया है। 1 अगस्त 2025 को मध्य प्रदेश के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा तथा आयुष मंत्री श्री इंदर सिंह परमार द्वारा वैध आपके द्वार योजना के अंतर्गत भोपाल में ई संजीवनी पोर्टल का शुभारंभ हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, कौन सा 2, 3, 4 पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2025 से 30 तक की अवधि रखी गई है इसकी, है ना, 35 नहीं। चलो अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, गलत की पहचान करनी है आपको। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद ने हाल ही में मध्य प्रदेश के बरकतुल्ला विश्वविद्यालय को ए ग्रेड प्रदान किया है। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में हाल ही में जनजातीय क्षेत्रों में बच्चों और महिलाओं के लिए कुपोषण उन्मूलन और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बढ़ाने की एक नई पहल हृदय अभियान शुरू किया गया है। दुनिया भर में वेटलैंड सिटी के तौर पर पहचाने जाने वाले मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर को अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे में सम्मानित किया गया है। पुरातत्वविदों ने हाल ही में मध्य प्रदेश के दमोह जिले के डोनी गांव में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, उमा महेश्वर, पार्वती, अर्धनारीश्वर, वायुदेव और गज अप्सरा सहित 10वीं से 11वीं शताब्दी की 15 दुर्लभ मूर्तियां खोजी हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कौन सा गलत है। तो यहाँ आप देखेंगे वेटलैंड सिटी जो है इंदौर शहर जो है ना, उज्जैन नहीं, इंदौर शहर को अफ्रीका देश जिम्बाब्वे में सम्मानित किया, या इंदौर होना चाहिए था। तो ये आपका 100 प्रश्नों का 100 क्वेश्चन का टेस्ट है। इसको आप लेना चाहते हैं तो आप इन नंबर पे ले भी सकते हैं। बाकी वीडियो को देखिए, पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए, फिर देखिए। इससे क्या होगा, जो हम आपको 20 टेस्ट देंगे, इससे पूरे सिलेबस का निचोड़ आपको मिल जाएगा। उसमें आप देखेंगे हिस्ट्री के सवाल, ज्योग्राफी के सवाल, पॉलिटी के सवाल, करंट अफेयर्स के सवाल, कंप्यूटर के सवाल, सब मिलेंगे, ठीक है। तो एक बार अगर